हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, यानी महिलाओं के अंदर होने वाले छाती के कैंसर के बारे में। पूरी डिटेल में हम जानेंगे कि किस तरह से हम इस बीमारी को बढ़ने से पहले ही इसको रोक सकते हैं, इसकी हम पहचान कर सकते हैं और साथ के साथ टाइमली ट्रीटमेंट लेकर के इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। तो कैंसर जहाँ पे भी शब्द आता है, एक मैलिग्नेंसी होती है, मतलब आपके शरीर के किसी भी पार्ट में अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगी है, मल्टीप्लिकेशन होने लगी है, जैसे कोई सेल होता है वो बार बार डिवाइड होता जा रहा है और अच्छे सेल की जगह वो कैंसरस सेल बार बार डिवाइड होते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कैंसर या मैलिग्नेंसी। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे जानना ज़रूरी ये है कि जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, स्पेशली ब्रेस्ट एरिया में जो भी ट्यूमर्स होते हैं, हर तरह के ट्यूमर कैंसरस नहीं होते हैं। दो तरह के ट्यूमर्स मेनली पाए जाते हैं, एक होता है बेनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। जो बेनाइन ट्यूमर पाया जाएगा, जिसके ऊपर मेरी सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है फाइब्रो एडिनोमा के बारे में, तो फाइब्रो एडिनोमा और जो ब्रेस्ट कैंसर यानी मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि किसके अंदर चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले जिनको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादातर डार्क फीमेल्स होती हैं, एशियन फीमेल्स होती हैं, क्योंकि मेलानिन उनके अंदर ज़्यादा होता है और कुछ न कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, जिसके कारण इंडियन ओरिजिन या एशियन ओरिजिन के फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव एज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, मतलब जब आपके शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन पूरी तरह से एक्टिव हो गया है तब आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसी महिलाएं जिनके अंदर जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लाइफ स्पैन, उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा रहा है, या तो आपको जल्दी से पीरियड स्टार्ट हो गए हैं या आपको मेनोपॉज बहुत देर से हो रहा है। दोनों कंडीशन में आपके शरीर में ईस्ट्रोजन लंबे समय तक प्रवेश करता रहता है, एक्टिव रहता है, तो उस केसेस में भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसी फीमेल्स जिन्होंने HRT ली रखी है, यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसके अंदर आर्टिफिशियल ईस्ट्रोजन्स आपके शरीर में डाले जाते हैं जब आपको मेनोपॉज हो चुका होता है। मेनोपॉज के साइन एंड सिम्टम्स से बचने के लिए कुछ लोग HRT थेरेपी लेते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी आपको ये कैंसर हो सकते हैं। इसके अलावा जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, यानी कि वो एस्ट्रोजन पिल्स या प्रोजेस्टेरॉन पिल्स होती हैं जो आपके शरीर में एक्सटर्नली आप लेते हैं और जो आपकी इंटरनल जो हार्मोनल बैलेंस होता है उसको डैमेज करती है, तो उनके केसेस में भी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ फीमेल्स जो ब्रेस्ट फीडिंग कम करती हैं या जिन्होंने जो प्रेगनेंसी है वो नहीं की है या उनको कोई भी बच्चे नहीं हुए हैं, उनके अंदर भी ये कैंसर के केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स, अगर आपको चोट लग जाती है, अगर आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से ब्रेस्ट एरिया पे चोट लगती है और वो चोट हील होते होते कैंसर में बदल सकती है। इसके अलावा आजकल एक बहुत ही करंटली देखने को जो सिचुएशन मिल रही है वो है फ़ोन का यूज़, यानी रेडिएशन। बहुत सारी फीमेल्स, स्पेशली गांव की तरफ जो फीमेल्स हैं जिनको अवेयरनेस बहुत कम है, वो लोग अपने मोबाइल को अपने अंडर के शर्ट में या अपने ब्लाउज़ के अंदर रखती हैं और उस रेडिएशन के कारण उनको ऐसे डैमेज हो सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग बहुत सारी फीमेल्स के अंदर भी चलन बहुत हो गया है, तो स्मोकिंग के कारण भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न होता है वो होता है जेनेटिक, यानी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर को या आपकी मदर की मदर को ऐसी कंडीशन रही है तो आपके अंदर नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने रिस्क फैक्टर्स और कॉजेज़ के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आपको अपने शरीर को रेगुलर एग्जामिन करना है, रेगुलर स्क्रीनिंग करना है। मैं कुछ डिफरेंसेस के बारे में आपसे बताने वाली हूँ। कैसे पता चलेगा कि आपका जो गांठ हो रखी है आपके ब्रेस्ट में वो नॉर्मल है या वो कैंसरस है। सबसे पहले अगर आप अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं तो सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन और लाइंग डाउन पोजीशन, तीनों पोजीशन में अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है।
आप खड़े होकर के भी अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकते हैं, बैठ करके भी आपको करना है और लेटने पे भी करना है। इन तीनों कंडीशन में करने के साथ साथ कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रह जाएगा कि जो आप एग्जामिन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले फाइब्रोएडेनोमा में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल ट्यूमर होता है, उसमें जो लंप होता है, जो ब्रेस्ट में लंप होता है वो मूवेबल होता है, जिसको हम ब्रेस्ट माउस भी बोलते हैं। अगर आप उस लंप को, उस गठान को महसूस करेंगे और एक जगह से टच करने की कोशिश करेंगे तो दूसरी जगह से वो घूम जाएगा, दूसरी जगह से टच करेंगे तो पहली जगह पे वापस आ जाएगा, पूरी ब्रेस्ट में वो घूमता रहता है। इसके अलावा ये जो ब्रेस्ट के जो लंप होते हैं ये अटैच्ड नहीं होते हैं, स्किन के साथ जकड़ के नहीं रखते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं। इसमें भी किसी भी तरह का पेन नहीं होता है। साथ के साथ अगर हम बात करें कैंसरस अगर लंप आपको है तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। सबसे पहली चीज़, जो लंप होगा वो एक ही जगह पर फिक्स रहेगा। आप उसको मूव करने की कोशिश करेंगे लेकिन थोड़ा सा अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन उस जगह को वो छोड़ता नहीं है। वो स्किन के साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो स्किन के साथ जुड़ा होकर के अंदर अंदर तक उसकी ग्रोथ जा चुकी होती है। ये जो ग्रोथ होती है, ये जो लंप होता है, ये हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है, और ये पेनलेस या पेनफुल भी हो सकता है। इसके अलावा जो जिस भी ब्रेस्ट में ऐसा लंप आपको महसूस होगा, वहाँ के जो निपल्स होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं। निपल्स बाहर की तरफ ना जाकर के अंदर की तरफ मुड़े हुए हो सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो ब्रेस्ट होगा वो देखने में ऐसा महसूस होगा कि वहाँ पर डिम्पलिंग्स हो रखी हैं। जैसे आप ऑरेंज यानी संतरे को देखते हैं तो उसकी जैसी स्किन होती है, थोड़े थोड़े से डिप्स ऐसे पड़े रहते हैं, वैसे ही से आपको ब्रेस्ट की स्किन आपको दिखेगी। इसके अलावा कुछ एडवांस केसेस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर नसें भी उभरी हुई सी दिखती हैं। जैसे वेरिकोज वेन्स के अंदर नसें बिल्कुल नीली नीली सी खड़ी खड़ी सी नसें दिखती हैं, वैसे ही आपके ब्रेस्ट में नसें बिल्कुल खड़ी खड़ी सी, और आप पहचान सकते हैं नसें जहाँ से जहाँ तक गई हुई हैं। बिल्कुल ब्लू कलर की नसें आपको खड़ी हुई सी ब्रेस्ट में पता लगती हैं। इसके अलावा आपके जो निपल्स होते हैं उसके अंदर से प्रेस करने पर डिस्चार्ज आ सकता है। यह डिस्चार्ज वाटरी भी हो सकता है, मिल्की भी हो सकता है, या ब्लडी भी हो सकता है, काफ़ी स्टिकी भी हो सकता है और फाउल स्मेलिंग भी हो सकता है। ये सारे जो सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारे ब्रेस्ट कैंसर के हैं, यानी कि अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं तब आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए और फर्दर आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। इसके अलावा क्योंकि मैंने बताया कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है बिल्कुल अंदर अंदर ग्रोथ होती चली जाती है, तो ब्रेस्ट कैंसर का जो पेन होता है वो पीठ में भी जाता है। अगर कोई पेशेंट आके कहता है कि मुझे ब्रेस्ट में लंप है और मुझे इसका दर्द पीछे महसूस होता है, तब ये इंडिकेशन हो सकती है कि ज़रूर आपको पूरी इन्वेस्टिगेशन मैमोग्राफी आदि करानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या स्क्रीनिंग टेस्ट कराए जा सकते हैं अगर आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन जो आप करा सकते हैं वो है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी के अंदर जो लंप होगा वो पता लगेगा। साथ के साथ अगर हम उसको डिटेल्स और हमको फर्दर और ब्रीफ चाहिए हमें उसके बारे में, तब हम उसकी सीटी स्कैन या एमआरआई भी करा सकते हैं। पेट स्कैन भी कराया जाता है जिसमें पता चलता है कि जो मैलिग्नेंसी है, जो ग्रोथ है, वो कहाँ कहाँ पर पहुँची है। अब मैं आपके सामने बताने वाली हूँ कुछ मैनेजमेंट टिप्स जो आप घर पे रह के कर सकते हैं और अपने ब्रेस्ट को या अपने शरीर को बचा सकते हैं इस कैंसर से। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने खाने पर आपको ध्यान देना है। आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, रेडिएशन से अपने आप को बचाना है, और साथ के साथ अपने खाने में फोलेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। फोलेट विटामिन बी का एक फॉर्म होता है और आपको फोलेट मिल सकता है दालों से। ज़्यादा से ज़्यादा दालें अपने खाने में आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। आपको सबसे पहले ग्रीन टी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर ऑक्सीडेटिव क्वालिटीज़ होती हैं, वो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करती है। तो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के साथ साथ आपके कैंसर सेल्स को भी किल करने में काफ़ी इफेक्टिव होती हैं, तो आपको ग्रीन टी लेना है। इसके अलावा आप अदरक और लहसुन का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ब्रोकली को भी आपको लेना है क्योंकि उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपको इसको भी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रही है तो जिसको रही है उसको भी, और साथ के साथ आपको भी योगा और प्राणायाम ज़रूर करना है। रेगुलर आपको विटामिन सी का इंटेक लेना है। आप विटामिन सी किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। विटामिन सी हर उस खट्टे फल में होता है जैसे कि आंवला, नींबू या संतरे, तो आपको विटामिन सी का इंटेक ज़रूर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो भी मेडिसिन मैं बता रही हूँ इनको आप
खुद नहीं लेना है। आपको अगर डाउट होता है कि आपको आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि मैंने बताया, उसमें से कोई भी सिम्टम्स आपसे मैच हो रहे हैं, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें और पूरी स्क्रीनिंग कराएं। स्क्रीनिंग कराने के बाद डॉक्टर द्वारा एडवाइस की हुई ही मेडिसिन लें। साथ के साथ ये जो होम्योपैथिक मैं मेडिसिन बता रही हूँ, इनको आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि जो कैंसर होता है बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा होता है। तो आपको अगर दोनों मेडिसिन को एक साथ में लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बताती हूँ जो मोस्टली इसमें दी जाती हैं, जैसे फाइटोलैका डिकेंड्रा है। फाइटोलैका डिकेंड्रा के अंदर क्या होता है, नसें बहुत सूजी हुई से महसूस होती हैं, जो निपल्स हैं बिल्कुल रिट्रैक्टेड होते हैं और ब्रेस्ट बिल्कुल पर्पलिश कलर का दिखता है। ऐसा लगता है कि अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों ब्रेस्ट में तो ऐसा लगता है कि एक ब्रेस्ट में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसे सिम्टम्स अगर रहते हैं तो उसमें हम फाइटोलैका डिकेंड्रा देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो मोस्टली दी जाती है वो है कोनियम। अब कोनियम के अंदर जो लंप होता है बहुत ही हार्ड महसूस होता है, स्टोनी हार्डनेस होता है और बिल्कुल पेशेंट झटका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है, चाहे वो उठ के चलने में उसको तकलीफ होती हो या किसी भी कंडीशन में ब्रेस्ट पे बिल्कुल भी जोर उसको बर्दाश्त नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एस्टेरियास रूबेंस। एस्टेरियास रूबेंस हम देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको हम अल्सरेटिव केस में देते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ब्रेस्ट कैंसर का केस तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका। आर्निका वहाँ पर इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है जो कि दी जाती है एडवांस केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंजरी रहती है। किसी भी एक्सीडेंट के बाद या कोई भी रीज़न से उसको ब्रेस्ट पे अगर कोई इंजरी हो गई हो, उसके बाद लंप बन गया हो और वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया हो, अगर ऐसी हिस्ट्री रहती है तो वहाँ पर आर्निका काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रास्टिस। फ्रेंड्स, हाइड्रास्टिस भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अंदर निपल्स काफ़ी रिट्रैक्टेड होते हैं, क्रैक्ड हो जाते हैं और इसके अंदर पेन ऐसा होता है कि जैसे लगता है चाकू से कट रहा है, नाइफ कटिंग लाइक पेन इसमें होता है। पेशेंट खुद आके बताता है कि बहुत ही सीवियर लैंसिनेटिंग पेन होता है उसको ब्रेस्ट में। ऐसे सिम्टम्स में हम हाइड्रास्टिस देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्सिनोसिन। फ्रेंड्स, कार्सिनोसिन हम उन केसेस में देते हैं जहां पर फैमिली हिस्ट्री रहती है। इमीडिएट फैमिली में अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहता है या रहा है और आपको चांसेस हैं कि आपको हो सकता है या आपको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, तो उन केसेस में हम कार्सिनोसिन देते हैं। कार्सिनोसिन को मोस्टली हम लोअर पोटेंसीज में देते हैं ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी मैंने मेडिसिन बताई हैं, इनको किसी को भी आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, डॉक्टर से मिलने के बाद ही मेडिसिन लेना है और हर तरह के इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, ब्रेस्ट कैंसर से बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं क्योंकि बहुत सारे जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस होते हैं वो अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं या बहुत ही लेट पता चलता है कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन है। तो आप में से सभी लोग जिनकी भी रिप्रोडक्टिव एज है वो सभी लोग रेगुलरली अपने ब्रेस्ट को चेकअप करें। हर मंथ एक बार मिरर के सामने खड़े होकर के अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन ज़रूर करें और साथ के साथ कोई भी अगर डाउट्स मिलते हैं तो आप मैमोग्राफी ज़रूर कराते रहें। हर 3 साल में एक बार आप मैमोग्राफी कराते रहें और ब्रेस्ट कैंसर से अपने आप को बचा के रखें। तो फ्रेंड्स, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ब्रेस्ट कैंसर की पहचान कैसे कर सकते हैं और उसके इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आप किसी को भी जानते हैं, कोई भी अपनी फीमेल फ्रेंड है, अगर आप फीमेल हैं तो अपनी किसी भी और फ्रेंड से, और अगर आप मेल हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई भी क्वेरीज आपकी रहती हैं तभी भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हर एक क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।